नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं जिसका नाम है करनी का फल। और इसके पहले की दो कॉमिक्स मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है जिसका नाम है राजमहल का षड्यंत्र, चंद्रकेतु और मलिका। इसके पहले के दो पार्ट हैं, तो अगर आपने इसके पहले के दोनों पार्टों को नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पर विजिट करें। वहाँ पर मैंने इसके दोनों पार्टों को अब पहले से अपलोड किया हुआ है। तो चलिए इसके आगे कहानी को इस पार्ट में शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, और यहाँ पर इसके पहले दो पार्टों का यहाँ पर संक्षिप्त विवरण दिया गया है। ओके, फिर पूरी धूमधाम के साथ दासी कनक का विवाह देवनगर के युवराज कपिल सेन के साथ हो गया। भैया शुक्र है विवाह निर्विघ्न संपन्न हो गया और राजा सूर्यवल्लभ को हमारे छल की भी भनक ना पड़ी। धीरे बोलो सुमित्र, दीवारों के भी कान होते हैं। इधर राजा सूर्यवल्लभ अपनी महारानी से कुछ कह रहे थे। महारानी, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमारी लाज रख ली, वरना मलिका ने तो हमारी नाक कटवाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। महाराज, वैसे आदित्य सेन के साथ इस प्रकार का छल करके हमने कुछ ठीक नहीं किया, पर इसके सिवा कोई और चारा भी तो नहीं था। जब दासी कनक की डोली विदा होने लगी तो सूर्यवल्लभ ने आगे बढ़कर डोली का पर्दा हटाया और कनक से बोले, बेटी कनक, आज से तुम हमारी दासी नहीं अपितु हमारी बेटी हो। इस कठिन समय में तुमने मलिका का स्थान लेकर हमारी पगड़ी को समाज में उछालने से बचा लिया है। इसके लिए हम तुम्हारे आभारी हैं। महाराज, बेटी, अपार दान दहेज के साथ साथ मैं ये कटार भी तुम्हें दे रहा हूँ। क्या तुम इसका मतलब समझती हो? हाँ महाराज, आप ये कटार मुझे इसलिए दे रहे हैं कि यदि आवश्यकता पड़े तो जान बेशक दे दूं, पर यह भेद ना खुलने पाए कि मैं मलिका नहीं दासी कनक हूँ। तुम बहुत बुद्धिमान हो कनक, जाओ ससुराल में सुख से रहो। इतना कहकर सूर्यवल्लभ ने डोली का पर्दा गिरा दिया और कहारों को डोली उठाने का इशारा किया। उनका इशारा पाकर कहार डोली उठाकर बारात के साथ चल पड़े। इधर चंद्रकेतु और मलिका अपने घोड़ों को सर पर दौड़ाते हुए एक बियावान जंगल में जा पहुंचे। रात बहुत गहरी हो गई है, अब हमें और आगे ना बढ़कर यहीं पर विश्राम करना चाहिए। मुझे तो यहाँ डर लग रहा है, कहीं कोई जंगली जीव जंतु आ गया तो क्या होगा। जीव जंतुओं से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है मलिका, मैं अभी उनका प्रबंध किए देता हूँ, कहकर चंद्रकेतु ने आसपास से छोटी छोटी लकड़ियाँ इकट्ठी की और पत्थरों को रगड़कर उसमें आग लगा दी। आग से जंगली जानवर दूर ही रहते हैं मलिका, अब यहाँ कोई जानवर नहीं आएगा। ठीक है मलिका, अब मैं तुम्हें एक राज की बात बताने जा रहा हूँ। राज की बात? हाँ मलिका, ध्यान से सुनो। मैं देवनगर के स्वर्गीय राजा विराट सेन का पुत्र युवराज चंद्रकेतु हूँ। मेरे साथ ही बचपन में तुम्हारा विवाह तय हुआ था। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं सच कह रहा हूँ मलिका। फिर चंद्रकेतु ने उसे सारी बात बता दी। सारी बात जानकर किस्मत भी कैसे कैसे खेल खिलाती है, अंत में उसने हमें मिला ही दिया। मलिका, हम दोनों का अभी विवाह नहीं हुआ है, इसलिए हमारा इस प्रकार इकट्ठे रहना अनुचित है। फिर हमें क्या करना चाहिए? मलिका, अग्नि को साक्षी मानकर हम दोनों अभी पति पत्नी बन जाते हैं, तब हम दोनों का साथ साथ रहना अनुचित नहीं होगा। मलिका ने नजरें झुकाकर अपनी स्वीकृति दे दी। तब मलिका ने पुरुष भेष उतारा और दोनों अग्नि के साथ फेरे लेकर विवाह सूत्र में बंध गए। वो रात उन दोनों ने उस पेड़ के नीचे ही काटी। दूसरे दिन क्यों ना अब हम वापस पंचाल देश लौट चलें, क्योंकि हमारा विवाह हो चुका है, इसलिए पिताजी महाराज अब हमें कुछ नहीं कहेंगे। नहीं मलिका, अभी वापस लौटना उचित नहीं होगा, हम कुछ दिनों बाद ही वापस लौटेंगे। फिर दोनों अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर वहां से चल पड़े। दोपहर होते होते वे जंगल के बाहर स्थित एक मकान के पास पहुंचे। बूढ़ी अम्मा, हम दोनों परदेसी हैं और लंबा सफ़र तय करके आ रहे हैं, क्या आपके यहाँ रुककर हम थोड़ी देर विश्राम कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, इसे अपना ही घर समझो मेरे बच्चों। वृद्धा उन्हें घर के अंदर ले गई और एक कमरे में बिठाकर वापस लौट गई।
जंगल के पास बना ये मकान मुझे तो कुछ रहस्यमय सा प्रतीत हो रहा है। ये तुम्हारा भ्रम है मलिका, इसे मन से निकाल दो और कुछ देर चारपाई पर लेटकर विश्राम कर लो। चंद्रकेतु के कहने पर मलिका चारपाई पर लेट गई। थोड़ी देर बाद चंद्रकेतु भी आराम करने के लिए दूसरी चारपाई पर लेट गया। अभी थोड़ा समय ही बीता था कि एक युवती उन दोनों के लिए शरबत लेकर आई। शरबत लीजिए। आप कौन हैं? क्या आप बूढ़ी अम्मा की पुत्री हैं? चंद्रकेतु के इतना कहते ही वो युवती रोने लगी। अरे, आप तो रोने लगी। कृपया करके चुप हो जाइए और अपने रोने का कारण बताइए। कुछ देर बाद जब युवती चुप हुई, मेरा नाम लक्ष्मी है। ये घर ठगों का है। इन लोगों ने मुझे कैद करके रखा हुआ है। क्या? मेरी बात पर विश्वास कीजिए, इन लोगों का यही काम है। इधर से गुजरने वाले लोगों को ये अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर अपने घर ले आते हैं और उसके बाद मौका देखकर उनको मार डालते हैं और उनका माल अपने पास रख लेते हैं। ओह, ये तो बहुत खतरनाक आदमी है। मुझ जैसी 5 और बदनसीब लड़कियां इन लोगों की कैद में है। ये मकान एक बूढ़े ठग का है। उसकी पत्नी और 6 लड़के भी उसके इस ठगी के कार्य में उसे सहयोग देते हैं। ओह, ये तो हम बड़ी गलत जगह आ फंसे हैं। मेरी मानो तो तुम दोनों इसी वक्त यहाँ से भाग जाओ, वरना ये लोग तुम दोनों को भी मार डालेंगे और तुम्हारा धन माल अपने पास रख लेंगे। लक्ष्मी की बात सुनकर चंद्रकेतु तुरंत ही खड़ा हो गया। मलिका, उठो, यहाँ हमारी जान खतरे में है। हमें यहाँ से तुरंत भाग निकलना चाहिए। मलिका पहले घबराई हुई थी, अतः वो तुरंत खड़ी हो गई। चंद्रकेतु ने आगे बढ़कर दीवार पर टंगा तीर कमान उतारा और लक्ष्मी से बोला, बहन लक्ष्मी, इस समय तो हम यहाँ से जा रहे हैं, पर विश्वास रखो, हम शीघ्र ही यहाँ लौट कर आएंगे और तुम्हें एवं अन्य लड़कियों को इनके जाल में से निकाल कर ले जाएंगे। इतना कहकर चंद्रकेतु ने मलिका का हाथ पकड़ा और बाहर निकल गया। बाहर पहुंचकर दोनों अपने अपने घोड़ों को खोलने लगे। तभी, अरे ये क्या, ये दोनों तो भागने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे जल्दी से अपने पति और बेटों को आवाज़ लगानी चाहिए, वरना ये निकल भागेंगे। ये सोचकर उसने जोर से आवाज़ लगाई, अरे दौड़ो रे दौड़ो, शिकार हाथ से निकला जा रहा है, जल्दी से बाहर आकर उन्हें पकड़ो। वृद्धा की आवाज़ सुनकर लगता है अभी अभी जो नया शिकार फंसा था वो भाग रहा है। हमें जल्दी से चलकर देखना चाहिए। अगले ही पल, अरे ये तो भाग निकले। पिताजी, हमें इनका पीछा करना चाहिए। हाँ, जल्दी से अपने अपने घोड़े ले आओ। कुछ देर बाद बूढ़ा अपने 6 बेटे को साथ चंद्रकेतु और मलिका का पीछा कर रहा था। अब क्या होगा? वे लोग तो हमारे पीछा कर रहे हैं। घबराओ नहीं मलिका, ये लोग हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। धीरे धीरे सारे ठग उन दोनों के समीप आने लगे। अब ये लोग हमारे चंगुल से नहीं बच सकते। उधर ठगों को अपने पास आते देख। मलिका, अब तुम देखना मैं इन सब का किस प्रकार सफाया करता हूँ। कहने के साथ ही चंद्रकेतु भागते हुए घोड़े पर ही उछलकर उल्टा बैठ गया और एक तीर को कमान पर चढ़ाया और निशाना साध कर छोड़ दिया। तीर सनसनाता हुआ बूढ़े ठग के एक पुत्र की छाती में जा धंसा। हाय मेरा बेटा! अरे, इधर चंद्रकेतु ने फिर कमान पर तीर चढ़ाकर ठगों की ओर छोड़ा। वो तीर ठग के दूसरे पुत्र की छाती में जा धंसा। इस प्रकार एक एक करके चंद्रकेतु ने बूढ़े ठग के 6 पुत्र मार दिए। ओह चंद्रकेतु, तुमने तो कमाल ही कर दिया। मलिका, ये सब कौशल मैंने अपने शिक्षा काल के दौरान भट्ट ऋषि से सीखा था। फिर वे दोनों ठग के पास पहुँचे। कहो ठग महाशय, क्या हाल है? मुझे माफ़ कर दो बेटा, अपने पुत्रों का परिणाम देखकर मेरी आंखें खुल गई है। तुमने अकारण ही असंख्य निरपराध लोगों को मौत के घाट उतारा है। आज तुम्हारी बारी है, अतः जल्दी से मरने के लिए तैयार हो जाओ। बेटा, मेरी बात का विश्वास करो, अब मैं कभी ठगी का काम नहीं करूँगा। मुझे मत मारो। मैं अपने जीवन के शेष दिन तुम दोनों की सेवा करके गुजारना चाहता हूँ। मुझे क्षमा कर दो और अपना सेवक समझकर अपने साथ ले चलो। इसकी बात पर हरगिज विश्वास न करना चंद्रकेतु, ये चालाबाज है। इसे जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। इसे तुम तुरंत मौत के घाट उतार दो। नहीं मलिका, नहीं। इसके बुढ़ापे को देखते हुए हम इसे क्षमा कर देते हैं और इसे अपना सेवक बनाकर साथ ले चलते हैं।
मल्लिका के लाख विरोध करने के बावजूद चंद्रकेतु ने बूढ़े को क्षमा कर दिया। अतः बूढ़ा ठग भी मल्लिका और चंद्रकेतु के साथ साथ चल पड़ा। चंद्रकेतु, तूने मेरे 6 पुत्रों को मारा है, मैं भी तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं तुझ पर वार करने से नहीं चूकूंगा। तीनों को सफर करते करते संध्या हो ढल आई। मल्लिका, सामने सरोवर है, क्यों ना यहाँ रुककर हम कुछ देर विश्राम करें और फिर स्नान करने के पश्चात आगे बढ़ें। विचार उत्तम है। तीनों ने अपने घोड़े एक पेड़ से बांध दिए और सरोवर के तट पर बैठ गए। जब चंद्रकेतु सरोवर में स्नान करने के लिए पानी में उतरेगा तो मैं भी सरोवर में उतर जाऊंगा और मौका देखकर चंद्रकेतु को पानी में डुबो दूंगा। कुछ देर विश्राम करने के पश्चात चंद्रकेतु ने अपने वस्त्र उतारे और स्नान करने के लिए सरोवर में उतर गया। अब मुझे भी सरोवर में उतर जाना चाहिए। बूढ़े ठग ने अपने वस्त्र उतारे और सरोवर की ओर चल पड़ा। सरोवर में उतरकर बूढ़े ने दिखावे के लिए पानी में 1-2 डुबकियां लगाई, फिर तीसरी डुबकी लगाकर पानी में गायब हो गया। दरअसल बूढ़े ठग को पानी में घुसकर सांस रोकने की विद्या आती थी, अतः वह पानी के अंदर अंदर चंद्रकेतु की ओर चल पड़ा। अरे, बूढ़ा अभी तो सरोवर में स्नान कर रहा था, एकाएक ना जाने कहाँ लोप हो गया। कहीं बूढ़ा पानी में डूब तो नहीं गया। तभी बूढ़ा पानी में तैरता हुआ चंद्रकेतु के पास पहुंच गया और उसका एक पैर पकड़ लिया। अरे, ना जाने पानी में मेरा पैर किसने पकड़ लिया है। क्या हुआ चंद्रकेतु? इससे पहले कि चंद्रकेतु मल्लिका की बात का जवाब दे पाता, बूढ़े ठग ने चंद्रकेतु के पांव नीचे की ओर खींच लिया। अरे, ये क्या? चंद्रकेतु तो डूब रहा है। चंद्रकेतु को पानी की तह में खींचकर बूढ़ा ठग उसका गला दबाने लगा। घुड़ुप घुड़ुप, और कुछ ही देर में चंद्रकेतु के प्राण निकल गए। जब काफ़ी देर तक चंद्रकेतु पानी से बाहर ना आया तो तट पर खड़ी मल्लिका फूट फूट कर रोने लगी। हाय, ये क्या हुआ? मेरा पति भी डूब गया, अब मेरा क्या होगा? तभी सरोवर में से निकलकर बूढ़ा ठग उसके पास आया। अब ये रोने धोने का नाटक छोड़ो और मेरे साथ चलो। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे पति कहाँ है? ये सुनकर बूढ़ा हंसा। तुम्हारे पति को यमलोक पहुंचाकर मैंने अपने 6 बेटों की हत्या का बदला ले लिया है। क्या? अब तुम चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना मैं तुम्हें भी मौत के घाट उतार दूंगा। विवशत आंसू बहाते हुए मल्लिका बूढ़े ठग के साथ चल पड़ी। इस लड़की को मैं किसी अमीर आदमी के हाथों बेच दूंगा, इस प्रकार मुझे काफ़ी धन मिल जाएगा। इधर पाताल लोक में नागराज वासिकी से उनकी पत्नी कह रही थी, महाराज, शिव जी ने हमारे पुत्र नागेश को 20 वर्ष के लिए मांगा था। 20 वर्ष तो पूरे हो गए, अब नागेश पाताल लोक कब आएगा? इतनी अधीर ना हो महारानी, आज पृथ्वी पर नागेश का अंतिम दिन है, वो किसी भी क्षण पाताल लोक में आ सकता है। अभी वे दोनों वार्तालाप कर ही रहे थे कि अरे, नागेश के मृत शरीर में कुछ हलचल सी हो रही है। लगता है हमारा पुत्र नागेश पाताल लोक में प्रवेश कर गया है। एकाएक मृत शरीर के शरीर में तड़पन सी हुई और वो फन उठाकर खड़ा हो गया। पिताजी महाराज और माताजी को मेरा प्रणाम। आपका बेटा पृथ्वी पर 20 वर्ष पूरा करके अपने देश लौट आया है। ओह, मेरा बेटा नागेश, मेरे बेटे। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।